आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भाषा की उत्पत्ति की, कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। और साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि भाषा के उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत कौन-कौन से हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोई भी प्रश्न हो तो लिखकर जरूर पूछिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो भाषा की उत्पत्ति से आशय उस काल से है जब मानव ने भाषा बोलना और सीखना आरंभ किया। तो अगर हम मानव के इतिहास की बात करें तो मानव का जो इतिहास है लाखों साल पुराना है। जब मानव की उत्पत्ति हुई थी प्रारंभिक रूप में, तो मानव एक दूसरे से बात करने के लिए संकेतों का भाषा का प्रयोग करता होगा। तो भाषा की उत्पत्ति से आशय उस काल से है जब मानव ने भाषा बोलना और सीखना आरंभ किया होगा। भाषा की उत्पत्ति का संबंध इस बात से भी है कि मानव ने सर्वप्रथम किस काल में अपने मुख से निसृत निसृत का मतलब है निकालना, बोलना। तो अपने मुख से निसृत होने वाली ध्वनियों को वस्तुओं, पदार्थों और भावों से जोड़ा होगा। तो ध्वनियों को वस्तुओं के साथ किस तरह से जोड़ा होगा? जैसे पेड़, पौधे, पहाड़, सूरज, चांद। ठीक है? तो इस तरह से मुख से निश्रित होने वाली ध्वनियों को उसने वस्तुओं, पदार्थों और भावों से जोड़ा। हंसना, रोना, गाना ये भाव हो गए। ठीक है? इस विषय में बहुत सी संकल्पनाएं हैं जो अनुमान पर आधारित है, क्योंकि मनुष्य का जो इतिहास है लाखों साल पुराना है। तो भाषा उसने कब बोलना शुरू किया होगा? तो इसका तो ऐसा कोई स्रोत मिलता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य गुफाओं में रहता था, खेती करता था, तो उसका जो हम देखते हैं स्रोत तो मिल जाते हैं। लेकिन बोलना कब शुरू किया, तो इसका ऐसा कोई स्रोत नहीं मिलता, तो इसलिए ये अनुमान पर आधारित है। मानव के इतिहास में यह काल इतना पहले आरंभ हुआ कि इसके विकास से संबंधित कोई भी संकेत मिलने असंभव है। भाषा की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने दो प्रकार के विचार मार्ग अपनाए हैं, जिसको प्रत्यक्ष मार्ग और अपरोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष मार्ग में क्या किया जाता है? इसमें भाषा की आदिम अवस्था, आदिम मतलब पुरानी अवस्था से चलकर उसकी वर्तमान मतलब आज तक की विकसित दशा का विचार किया जाता है। ठीक है? और अगर हम परोक्ष मार्ग की बात करते हैं तो भाषा की आज की जो विकसित दशा है, ठीक है, इससे पीछे की ओर चलते हुए उसकी आदिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो प्रत्यक्ष मार्ग मतलब पुराने से लेकर और आज तक जो विकास हुआ है, तो इस तरह से। और परोक्ष मार्ग की आज जो विकास हुआ है, तो आज से आरंभ करके पीछे की ओर जाना। तो इसमें अगर हम बात करें दोनों मार्ग में, तो प्रत्यक्ष मार्ग को सर्वथा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है? तो हम बात करेंगे, प्रत्यक्ष मार्ग की बात करेंगे। तो अगर हम भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, अनुरण सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, आवेश सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत और समन्वित सिद्धांत। तो भाषा की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत है, 9 सिद्धांत है। अब इन सिद्धांत के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देवी उत्पत्ति सिद्धांत की बात करते हैं, तो भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीन मत ये है। तो इस मत में विद्वानों का, लोगों का कहना है कि जब इस संसार की जो रचना है भगवान ने की, ठीक है, ईश्वर ने की, तो संभवतः भाषा भी ईश्वर ने ही बनाई होगी, भाषा भी ईश्वर की ही देन होगी। तो कुछ लोग तो आज भी इसी मत को मानते हैं। परंतु भाषा की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय सिद्धांत तर्कसंगत नहीं है। ठीक है? एक सिद्धांत तो है कि जब इस दुनिया में सभी चीजों को भगवान ने बनाया, तो भाषा भी भगवान ने, ईश्वर ने बनाई होगी। एक सिद्धांत तो मानते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को तर्कसंगत नहीं माना जाता। ठीक है? अगर भाषा ईश्वर ने बनाई है तो ईश्वर की भाषा कौन सी है? ठीक है? ये भी एक प्रश्न उठता है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है, तो इसलिए इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। इसमें भाषा की उत्पत्ति की समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिलता।
अगर दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की बात करें तो एक सिद्धांत तो है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव दिखता है, एक तर्क संगत भी जो है नहीं है। ठीक है, इस सिद्धांत में यहाँ तक की सच्चाई तो है कि बोलने की शक्ति मनुष्य को जन्मजात अवस्था से प्राप्त है, कि बोलने की शक्ति, इस सिद्धांत में ये बात तो ठीक है, बोलने की जो शक्ति मनुष्य को मिली है वो जन्मजात है। ठीक है, लेकिन यदि भाषा की दैवीय उत्पत्ति हुई होती या ईश्वर ने बनाई होती तो सारे संसार की भाषा भी एक ही होती, क्योंकि ईश्वर एक है तो सारे संसार की भाषा भी एक ही होती, और संसार में हर जगह के बच्चे भी जन्म से ही भाषा बोलने लगते, एक ही भाषा बोलते और जन्म से ही बोलने लगते, तो भाषा सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, भाषा मनुष्य खुद ही बोलने लगता। इससे सिद्ध होता है कि यह कोई ठोस सिद्धांत नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इसमें एक तर्क संगत नहीं महसूस होता, प्रतीत होता, और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी अभाव है, इसलिए इसे सिद्ध होता है कि यह कोई ठोस सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो एक सिद्धांत क्या हो गया, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। अब अगर हम अगले सिद्धांत की बात करें, संकेत सिद्धांत, तो इसे निर्णय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन थे, फ्रांसीसी विचारक रूसो थे। संकेत सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में मानव अपने भावों विचारों को अपने अंग संकेतों से प्रेक्षित किया होगा, कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य एक दूसरे से जो बात करता था इशारों में बात करता होगा, और बाद में इसमें जब कठिनाई आने लगी, क्योंकि हर बात तो इशारों से समझाई नहीं जा सकती, तो सभी मनुष्यों ने सामाजिक समझौते के आधार पर आपस में मिलकर विभिन्न भावों विचारों और पदार्थों के लिए अनेक ध्वन्यात्मक संकेत निश्चय कर लिए होंगे। ध्वन्यात्मक संकेत है, शब्द है, निश्चय कर लिए होंगे, आपस में मनुष्य मिले होंगे, एक दूसरे से बात की होगी, और इस वस्तु की ये शब्द है, ये ध्वनि है, आपस में इन्होंने विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय लिया होगा। ठीक है, यह कार्य सभी मनुष्यों ने एकत्र होकर विचार विनिमय द्वारा किया होगा, ये संकेत सिद्धांत कहता है। तो इस प्रकार भाषा का क्रमिक गठन हुआ और एक सामाजिक पृष्ठभूमि में सांकेतिक संस्था द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई। ये कौन कह रहे हैं, रूसो का जो संकेत सिद्धांत है ये कहता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या समस्या है, यह सिद्धांत भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि भाषा के सहारे के बिना लोग कैसे एकजुट हो सकते हैं, कैसे एकत्रित हो सकते हैं, ठीक है, भला कैसे। और फिर विचार विमर्श तो भाषा के माध्यम से होता है, तो मनुष्य जब इकट्ठे होकर विचार विमर्श करेंगे तो मतलब भाषा का अस्तित्व तो उससे पहले भी होगा, तो फिर विचार विमर्श भाषा के माध्यम के अभाव में किस प्रकार संभव हुआ होगा। अगर भाषा के अभाव में यदि इतना बड़ा निर्णय लिया जा सकता है तो बिना भाषा के सभी कार्य भी किए जा सकते हैं, तो अतः भाषा की आवश्यकता कहाँ रही। इसलिए ये सिद्धांत भी पूर्णतः कल्पना पर आधारित है, इसको भी सही नहीं माना जा सकता। अतः यह सिद्धांत तर्क की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता। ठीक है, तो पहला हमने देखा देवी सिद्धांत, फिर संकेत सिद्धांत। अब भाषा की उत्पत्ति का अगला सिद्धांत कौन है, तो अनुरणन सिद्धांत। तो अनुरणन सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के मूल विचारक कौन थे, प्लेटो थे। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज की अपनी एक ध्वनि होती है, चाहे हम लकड़ी देखें, पत्थर देखें, ठीक है, हम कोई भी चीज देखते हैं तो हर चीज की, संसार में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, हर वस्तुओं की अपनी एक ध्वनि होती है। ठीक है, यदि हम एक डंडे से एक काठ मतलब लकड़ी, लोहे, सोने, कपड़े, कागज आदि पर चोट मारें तो प्रत्येक में से एक अलग ध्वनि निकलती है, एक अलग आवाज निकलती है। तो प्रारंभिक मानव में भी ऐसी सहज शक्ति थी, वह जब किसी बाह्य वस्तु के संपर्क में आता तो उस पर उससे उत्पन्न ध्वनि के अनुरणन की छाप पड़ती, कि लकड़ी की जो ध्वनि है, पत्थर की ध्वनि है, तो उन ध्वनियों को सुनता था। ठीक है, उन ध्वनियों की छाप उस पर पड़ती थी, तो उन ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसने कुछ शब्दों का निर्माण कर लिया होगा। ठीक है, उसने जब लकड़ी को पत्थर पे मारा तो हो सकता है उससे कुछ ध्वनि निकली होगी, तो उसने उन ध्वनियों का अनुकरण किया और उससे कुछ शब्द का निर्माण कर लिया होगा। ठीक है, जब कुछ काम चलाओ धातु शब्द बन गए होंगे तो उससे ही भाषा की प्राप्ति हुई। तो इसका ये सिद्धांत क्या कह रहा है, अनुरण सिद्धांत की संसार में हर वस्तु की अपनी ध्वनि होती है। एक लकड़ी से लोहे पे मारे, पत्थर पे मारे, कपड़े पे मारे तो अलग आवाज निकलती होगी, तो जो आवाज निकलती होगी उन्हीं आवाज को मनुष्य ने सुना और उन्हीं से नए नए शब्दों का निर्माण किया होगा। तो इस तरह से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। ये कौन कह रहा है, अनुरण सिद्धांत कह रहा है।
अब वह इन्हीं धातुओं से नए नए शब्द बनाकर अपना काम चलाने लगा होगा, ठीक है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार आदि मानव में नए नए धातु बनाने की सह शक्ति का होना कल्पित किया गया है, कल्पित किया गया, माना गया है, कोई प्रमाण पर आधारित ये सिद्धांत नहीं है, ठीक है। और एक चीज और, अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों की भांति यह सिद्धांत भी तर्क की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता। कारण क्या है कि भाषा का आरंभ का कोई निश्चित समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका, ये भी कल्पना और अनुमान पर आधारित है, ठीक है। अब हम अगर अनुकरण सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत को मानने वाले प्रमुख विद्वान हिटनी है, पॉल है, हॉडर है, ठीक है। इस सिद्धांत में प्राकृतिक ध्वनियों के अनुकरण पर पदार्थों के नामकरण की कल्पना की गई कि अगर हम प्रकृति को देखते हैं, ठीक है, तो प्रकृति और इसमें रहने वाले जो हम कह सकते हैं कि जो जीव हैं, हर किसी की अपनी ध्वनि होती है, अपनी आवाज होती है। कुछ शब्द उदाहरण के लिए प्रस्तुत है, जैसे जो कुकुर की बात करते हैं, हम कुत्ते की बात करते हैं, उसकी आवाज भौं भौं, बिल्ली म्याऊं, ठीक है, टर्राना, कड़कना, चहचहाना, हिन्नाना, गुर्राना, काव काव, गर्जना, टप टप। तो ये प्रकृति और यहाँ की जो हम कह सकते हैं जीव है, उनकी अपनी आवाज है। इस सिद्धांत पर भाषा के कुछ शब्दों का निर्माण होना माना जा सकता है कि जो कि भाषा की उत्पत्ति का आंशिक आधार माना जा सकते हैं, पूर्ण आधार नहीं है। तो इस सिद्धांत में भी ये है कि चलो प्रकृति है, यहाँ की जो जीव वस्तु है, इनकी अपनी अलग आवाज होती है, भो भो, म्याऊं, ठीक है, टर्राना, कड़कना, टप टप, ठीक है, टप टप, काव काव। तो इनसे भी अलग अलग शब्द बन सकते हैं। लेकिन अगर हमें माने कि इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, तो ये भी हम इसको वैज्ञानिक नहीं मान सकते, इसको तर्कसंगत नहीं मान सकते। अनुकरण पर बने शब्द किसी भाषा में बहुत कम संख्या में होते हैं, जिनके आधार पर भाषा का अलंकन तो हो सकता है, कुछ शब्द तो मिल सकते हैं, लेकिन इसी से पूरी भाषा के अस्तित्व का आधार नहीं माना जा सकता, ठीक है। फिर आवेश सिद्धांत की बात करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आदि युग में, ठीक है, आरंभ में भावुक मानव ने भावावेग में, ठीक है, अगर हम भावों की बात करें, हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय, घृणा आदि को व्यंजित करने के लिए जिन आ, ओ, फिक, छी आदि ध्वनियों को उत्पन्न किया होगा। तो देखो, मनुष्य क्या है, एक भावात्मक प्राणी है, इसमें हंसी, खुशी, क्रोध, विस्मय, घृणा, ये सारे भाव हैं। और इन भावों को अलग अलग ध्वनियों के माध्यम से वो व्यक्त भी करता होगा। जब उसको हंसी आती होगी, रोता होगा, तो इस तरह से जो शब्द निकलते होंगे, ठीक है, तो इन्हीं ध्वनियों से हो सकता है कि उसने भाषा का निर्माण किया हो, आवेश सिद्धांत कहता है। तो आगे चलकर इन्हीं ध्वनियों से भाषा का विकास हुआ होगा। जिस प्रकार धिक से धिक्कार, धिक्कारना आदि शब्द बने, ठीक इसी प्रकार सारी भाषाएं बनी होगी, ठीक है। भाषा सोच विचार कर उत्पन्न की गई ध्वनियों को व्यवस्थित रूप है, परंतु ये आवेश जनित निकलने वाले शब्द विचार व्यवस्था से रहित है। कि हाँ, भाषा हम बात करें तो शब्द सोच विचार कर उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर अपने भावों से ही अगर शब्दों की उत्पत्ति माने, तो ये भी वैज्ञानिक नहीं होता, ठीक है। इस प्रकार इतने थोड़ी से शब्दों से, और जो हम भावों की शोक, हर्ष, क्रोध की बात करें, इनसे तो ध्वनियां निकलती हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी होती हैं। तो उन थोड़े से शब्दों से किस तरह से भाषा का निर्माण या उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये भी सिद्धांत है, ये भी कल्पना के आधारित है, ठीक है, कल्पना पर आधारित है, इसको भी तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। फिर श्रम ध्वनि सिद्धांत की बात करें तो न्यारे नामक विद्वान ने इस सिद्धांत का सूत्रपात किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति श्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसकी श्वास की गति तीव्र होने से उसकी जो स्वर तंत्रियां होती हैं, ठीक है, उसमें से जो कंपन होने लगती है, जो कुछ ध्वनियां उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, श्रम ध्वनि कहते हैं। तो आदि मानव जब सामूहिक श्रम करते होंगे, मेहनत करते होंगे, शिकार करते होंगे, खेती करते होंगे, तो उनके मुख से कुछ ध्वनियां निकलती होंगी, ठीक है। तो इन्हीं ध्वनियों से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। श्रम ध्वनि सिद्धांत ऐसा कहता है कि जब मनुष्य श्रम करता होगा, तो श्रम करते हुए जोर लगता होगा, तो उसके मुख से जो ध्वनियां निकलती होंगी, तो इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है। तो ये ध्वनियां केवल शारीरिक श्रम को ही व्यक्त कर पाती हैं, भावों और विचारों की इनमें कोई अभिव्यक्ति नहीं होती। तो इसमें जो शब्द हैं वो इतनी कम संख्या में है कि उन्हें संपूर्ण भाषा के विकास का आधार नहीं माना जा सकता। आवेग से उत्पन्न ध्वनियां निरर्थक ध्वनियों द्वारा किसी सार्थक भाषा को विकसित कैसे किया जा सकता है।
कि जो आवेश से हम जो ध्वनियां निकलती हैं तो वो तो निरर्थक होती हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो उससे किस तरह से भाषा की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इस सिद्धांत को भी तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो अतः ऐसी भाषाओं के संबंध में तो यह सिद्धांत पूरी तरह से विफल है। अब अगले सिद्धांत की बात करें, इंगित सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत में विश्वास करने वाले इसके जन्मदाता कौन है? डॉक्टर राय रिचर्ड तथा जेहानसन है। अब ये क्या कहते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य पानी पीता है, खाना खाता है, तो उसके मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। तो हो सकता है कि इन्हीं ध्वनियों से शब्दों का निर्माण हो गया होगा। ठीक है, संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति की दृष्टि से ध्वनियां बहुत कम है, लेकिन सिर्फ इन्हीं ध्वनियों से, खाना खा रहे हो तो मुख से जो ध्वनियां निकली, पानी पी रहे हो तो मुख से जो ध्वनियां निकली, क्या इन्हीं ध्वनियों से शब्दों का निर्माण या भाषा की उत्पत्ति हो सकती है? क्योंकि ये ध्वनियां तो बहुत कम है। ठीक है, तो इससे भी भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान नहीं होता। ठीक है, तो फिर एक सिद्धांत आता है संपर्क सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को किस विद्वान ने दिया था? जी रेवेज। ठीक है, और इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार आदि मानव जब समूह के संपर्क में आते थे, जब आदि मानव शिकार करते हुए या स्थान बदलते हुए एक दूसरे से मिलते थे, तो अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कुछ ध्वनियां उनके मुंह से निकली तो होगी। तो आगे चल के हो सकता है इन्हीं ध्वनियों से शब्दों का निर्माण हुआ हो। तो मनोविज्ञान के आधार पर इस सिद्धांत में कुछ तथ्य तो प्रतीत होता है, परंतु केवल इन्हीं शब्दों द्वारा संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति हो गई होगी। ठीक है, तो इस सिद्धांत भी जो है, हम, हाँ ठीक तो है कि इससे भाषा की उत्पत्ति या भाषा की जो कुछ शब्द हैं बन तो सकते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार पे सिद्धांत सही तो है, लेकिन इसी से संपूर्ण भाषा बन गई होगी, तो ऐसा भी सही नहीं है। ठीक है, इस सिद्धांत में कल्पना और अनुमान का सहारा लिया गया है। तो जहां कल्पना और अनुमान है, तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्णतः सही तो नहीं माना जा सकता। ठीक है, इस समन्वित सिद्धांत, तो समन्वित मतलब मिलकर, तो इस सिद्धांत में विद्वानों ने इन्हीं, जो जैसे अभी हमने इतने सारे सिद्धांतों की बात की, तो उन 3-4 सिद्धांतों का समन्वय करके इस समस्या का समाधान पाने की चेष्टा की, कोशिश की। ठीक है, इस प्रकार इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। तो इसमें जो इस सिद्धांत को इसने दिया? विद्वान जो थे, प्रसिद्ध भाषा विद्वान हेनरी स्वीट ने दिया। ठीक है, उन्होंने किसी नए सिद्धांत की खोज न करके अनुकरण सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत, ठीक है, प्रतीक सिद्धांत क्या है कि जब मनुष्य जो ध्वनियां बोलता होगा, जब आपस में बात करते हुए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता होगा, आगे आगे चलकर उन ध्वनियों के लिए उसने कुछ शब्द भी, कुछ संकेत भी बनाए होंगे। ठीक है, प्रतीक भी बनाया होगा, तो प्रतीक सिद्धांत। उपचार सिद्धांत अर्थात ज्ञात के आधार पर अज्ञात की व्याख्या, की भाषा के विषय में मनुष्य को, विद्वानों को जो ज्ञान है उसके आधार पर अज्ञात की व्याख्या, जो पता लगाना है उसकी व्याख्या करना। ठीक है, स्वीट ने समन्वय सिद्धांत में यद्यपि पर्याप्त सत्य है, किंतु भाषा की उत्पत्ति की समस्या का पूर्ण रूपेण समाधान इस सिद्धांत के द्वारा भी नहीं होता, क्योंकि जितने भी सिद्धांत हमने किए हैं सारे कल्पना पर और अनुमान पर आधारित है। सत्य की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत किए, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, अनुरण सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, आवेश सिद्धांत, स्वरम ध्वनि सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत और समन्वित सिद्धांत, इस सारे के सारे जो सिद्धांत है अनुमान और कल्पना पे आधारित है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य ने बोलना कब शुरू किया होगा, कब प्रारंभ किया होगा, एक शोध का विषय तो है, लेकिन इस संबंध में अभी तक हम कह सकते हैं कि जो तथ्य हैं अभी तक हमें नहीं मिल पाए हैं। तो ये सारे के सारे अनुमान और कल्पना पे आधारित है, इनकी वैज्ञानिक पुष्टि अभी भी संभव नहीं हुई है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत सिद्धांत रचे गए, परंतु वे सब के सब कल्पना और अनुमान पर आधारित होने के कारण भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वहीन सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, केवल इस प्रश्न के इतिहास की दृष्टि से ही इनका उल्लेख किया जाता है कि अलग अलग समय में भाषा की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। तो वास्तव में अभी तक भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का कोई सर्वमान्य उचित समाधान नहीं खोजा जा सका है। ठीक है,
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी भाषा शिक्षण में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं भाषा की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में, कि भाषा की विभिन्न भूमिकाएं कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर भाषा की बात करें तो जीवन व्यापार में, जीवन के क्षेत्र में, जीवन के इस सफर में भाषा की भूमिका सर्वविदित है। हर जगह भाषा की भूमिका है। मनुष्य के सभी आविष्कारों में भाषा सर्वश्रेष्ठ है। जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं जो भाषा से अछूता हो। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा का लिखित रूप है, भाषा का मौखिक रूप है, भाषा का सांकेतिक रूप है। आप सोच के देखिए, अगर आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो आपका जीवन कैसा होता। तो जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे आप घर में हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे बस में हो, जीवन के हर क्षेत्र में भाषा की जरूरत है। दिन हो अथवा रात हो, हम जाग रहे हो अथवा स्वप्न में हो, हम भाषा की दुनिया में ही जीते हैं। दिन में जागते हुए तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, आप सो भी जाते हो तो जो आपको सपने आते हैं, तो सपने में भी तो आप भाषा का प्रयोग करते हो दूसरों से बात करने के लिए। अगर मान लो आपको आप भाषा हो ही ना, तो आप सपने में भी क्या करोगे, सपने में भी चुप रहोगे। अक्सर आप सपने देखते होगे तो कहीं घूमते होगे, किसी से बात करते होगे। ठीक है, अगर मान लो भाषा होती नहीं तो फिर कैसी दुनिया होती। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी दुनिया को जानते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और रचते हैं। हमारी भावनाएं, हास परिहास, विचारों की अभिव्यक्ति, वाद विवाद, संवाद आदि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को संभव बनाते हुए भाषा ही हमारे सामाजिक जीवन को संयोजित करती है। भाषा की बेजोड़ सृजनात्मक शक्ति साहित्य, कला और संस्कृति में प्रतिबिंबित होती है। भाषा के आलोक, आलोक का मतलब प्रकाश, भाषा के आलोक से ही हम काल की भी सीमाएं निश्चित कर पाते हैं। तो देखिए, भाषा की वजह से, भाषा के आलोक से हम काल की सीमाएं कैसे निश्चित करते हैं। तो देखिए, जब हम अगर अपने प्राचीन काल में जाएं तो उस समय की जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी, जिसको हम कहते हैं वैदिक काल, वैदिक साहित्य। उसके बाद धीरे धीरे जब हम बात करते हैं, बौद्ध की बात करते हैं, जैन की बात करते हैं, तो उस समय की भाषा आ जाती है कौन सी, पाली। फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर धीरे धीरे आधुनिक भाषाओं का विकास होता है। मुगल अगर हम साम्राज्य की बात करें तो उस समय की जो भाषाएं थी कौन सी थी, फारसी थी। अंग्रेजों के टाइम की भाषा अंग्रेजी। फिर धीरे धीरे आजादी के बाद जो हमारी जो भाषा हिंदी। ठीक है, तो भाषा के आलोक से ही हम काल की जो सीमाएं हैं निश्चित कर पाते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान के संकलन, संचार और प्रसार के लिए भाषा अनिवार्य हो चुकी है। क्योंकि हम ज्ञान विज्ञान शिक्षा का प्रचार है, तो बिना भाषा के संभव नहीं है। यह एक सामाजिक संपत्ति है, भाषा एक समाज की संपत्ति है। समाज के लोग जो हैं, ठीक है, वो भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं, दूसरे के विचारों को जानते हैं। तो भाषा, जिस तरह से हम देखते हैं जमीन, खेत, ये सब हमारे समाज की संपत्ति है, उसी तरह से भाषा भी समाज की संपत्ति है। हर समाज की अपनी भाषाएं होती है, जिसमें वहाँ के लोगों के अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें शिक्षित समाज का विकास और नवनिर्माण संभव होता है। भाषा संस्कृति का संरक्षण करती है। मनुष्य को सब वह पूर्ण बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है, और सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम भाषा ही है। भाषा ही मानवीय मूल्यों का एहसास कराती है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और यह व्यक्तित्व को निखारती है। तो देखिए, भाषा का कितना सारा गुण है कि भाषा संस्कृति का संरक्षण करती है। आप किसी भी संस्कृति की बात करें तो उस संस्कृति की अपनी एक भाषा होती है, तो उसी भाषा के माध्यम से उस संस्कृति को हम जानते हैं, समझते हैं, और उस संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। और भाषा ही है जो मनुष्य को सब और पूर्ण बनाती है। भाषा के माध्यम से ही आप अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों के विचारों को जानते हैं, तो आप क्या सभ्य और पूर्ण बनते हैं। भाषा ही सभी प्रकार के शिक्षा का माध्यम है। भाषा ही मानवीय मूल्यों का एहसास कराती है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये व्यक्तित्व को निखारती है। तो अब हम बात करते हैं भाषा की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में। तो सबसे पहले अगर भाषा की भूमिका की बात करें तो विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में भाषा। तो भाषा
विचारों के विनिमय का मुख्य साधन है, हमारे विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन है। भाषा के द्वारा ही हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर व सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और भाषा द्वारा जिस स्वाभाविकता एवं सहजता से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उतना किसी अन्य माध्यम से संभव नहीं है। तो विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में जो भाषा की एक भूमिका है, इसके अलावा समाज के पारस्परिक व्यवहार के साधन के रूप में भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में लोगों के बीच में होती है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से समाज के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो समाज में ही भाषा का उद्भव होता है, उसका विकास होता है, और भाषा ही समाज के सदस्यों को परस्पर मिलाने वाली एक कड़ी है। आप समाज में जाते हैं तो एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं? भाषा के माध्यम से। सामाजिक जीवन को गतिशील रखने, मानव को अधिक सभ्य व सुसंस्कृत बनाने तथा उसमें सामाजिक चेतना भरने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम अपने आजादी के आंदोलन की बात करें तो जो राष्ट्र चेतना थी, जो सामाजिक चेतना थी, एक किसके माध्यम से लोगों के दिलों में जगी? भाषा के माध्यम से। चाहे हम वंदे मातरम की बात करें, चाहे हम जय हिंद की बात करें, जय भारत की बात करें, तो ये क्या है? भाषा का ही रूप है। जीवन के सभी कार्यों व व्यवहारों के साधन के रूप में हम चाहे घर की बात करें, आस पड़ोस, कार्यालय, बाजार, यात्रा, सभा, समाज आदि सभी जगह भाषा के प्रयोग के बिना व्यवहार असंभव है। जब व्यक्ति को भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों का ज्ञान हो, तभी वह समुचित रूप से सामाजिक व्यवहार कर पाता है, समाज के लोगों से जुड़ पाता है। जो व्यक्ति भाषा के प्रयोग में जितना कुशल होता है, व्यवहारिक जीवन में उतना ही वह सफल होता है। अगर हम ज्ञानवर्धन के साधन के रूप में भाषा की बात करें तो भाषा ज्ञानवर्धन का प्रमुख साधन है। बालक ही नहीं अपितु जो प्रौढ़ हैं, जो जवान हैं, जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जो प्रौढ़ हैं, वो भी भाषा के द्वारा ही अपने सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। बालक या व्यक्ति देश विदेश की खबरें तथा विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़कर भाषा को ज्ञान अर्जन का प्रमुख साधन बना लेता है। अगर हम बात करें विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन के साधन के रूप में, तो प्राय अगर हम घर और विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, लेकिन भाषा के माध्यम से ही शिक्षा का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो जिस प्रकार भाषा को कहीं ना कहीं से विषय वस्तु लेनी पड़ती है, उसी प्रकार अन्य विषयों को भी माध्यम के रूप में भाषा को स्वीकार करना पड़ता है। चाहे आप विज्ञान की बात करो, गणित की बात करो, सामाजिक विज्ञान की बात करो, बिना भाषा के आप इसको पढ़ ही नहीं सकते। संसार का कोई भी विषय भाषा के बिना नहीं पढ़ा जा सकता। यदि मातृभाषा माध्यम हो तो वह सहज ग्राह्य हो जाता है। मतलब अगर मातृभाषा आपकी पढ़ाई का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम है, तो आप आसानी से चीजों को सीख जाते हैं, जान जाते हैं। संस्कृति से परिचित कराने के साधन के रूप में तो साहित्य समाज का दर्पण है। देखो किसी भी साहित्य की बात करें, क्योंकि जो साहित्य जिस समय लिखा गया था, उस साहित्य के द्वारा उस समय के समाज का पता चलता है। मान लो प्रेमचंद्र के साहित्य की बात करें तो प्रेमचंद्र ने जिस समय अपने साहित्य को लिखा था, तो उस समय के समाज, वहां पे किसानों की दशा, जमींदारों की जो स्थिति है, सबका पता चलता है। तो साहित्य समाज का दर्पण होता है। भाषा में लिखा साहित्य समाज की संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाजों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी काल की साहित्य रचनाओं में उस काल की संस्कृति की झलक अवश्य मिलती है। आप किसी भी काल के साहित्य को पढ़ेंगे तो उस समय की जो समाज कैसा था उसकी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अपनी संस्कृति की जानकारी का साधन अपनी ही भाषा होती है। भाषा का अध्ययन करके ही हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जानते हैं, समझते हैं एवं उसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील होते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक सौंपते हैं, इसका हस्तांतरण करते हैं। जीविकोपार्जन के साधन के रूप में तो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की उन्नति का रहस्य भाषिक अभिव्यक्ति में ही होता है। चाहे आप कोई कंपनी लें, आप कोई इंस्टीट्यूट लें, हर जगह देखें तो भाषा ही मुख्य माध्यम है। तो भाषा ही विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों की उन्नति का, प्रगति का मुख्य साधन है। भाषा की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति आज व्यवसाय का मुख्य रूप धारण कर चुकी है। फिल्म उद्योग, नाट्य कला, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे के उद्घोषण, ठीक है, किसी पूछताछ की खिड़की पर आप जाइए,
आसीन जो वहाँ पे अधिकारी होता है, समाचार वाचक, रेडियो जॉकी आदि कर्मचारियों के लिए भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। चाहे हम न्यूज की बात करें, समाचार पत्र की बात करें, मैगजीन की बात करो, पुस्तक की बात करो, बिना भाषा के इनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। आज भाषा का लिखित रूप ही एक स्वतंत्र व्यवसाय का रूप ले चुका है। पत्रकार, साहित्यकार, लेखक व प्रकाशक आदि अनेक व्यक्ति लेखन कौशल के माध्यम से ही जीविकोपार्जन कर रहे हैं। नैतिक व चारित्रिक विकास के साधन के रूप में तो बच्चों के नैतिक विकास में परिवार के सदस्यों का विशेष हाथ होता है, विशेष भूमिका होती है। माताएं बच्चों को रोचक कहानियां सुनाती हैं। आगे चलकर बच्चे पुस्तकों में इसी प्रकार की कहानियां, लेख, नाटक, कविताएं आदि पढ़ते हैं। तो भाषा की पुस्तकों में ऐसे अनेक अध्याय मिलते हैं जिनके माध्यम से बालकों में नैतिक व चारित्रिक गुणों का विकास होता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानते हैं तथा उसके अनुसार आचरण करने में प्रवृत्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि भाषा के माध्यम से बच्चों का चारित्रिक और नैतिक विकास होता है। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के साधन के रूप में तो मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है, और चिंतन भाषा के अभाव में संभव बिल्कुल नहीं है। जिस व्यक्ति का भाषा पर जितना अधिक अधिकार होगा, उसका चिंतन मनन भी उतना ही अधिक विकसित होगा। तो इस प्रकार भाषा विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करके व्यक्ति के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में योगदान देती है। तो गांधी जी ने भी कहा था कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। अगर हम भावात्मक विकास के साधन के रूप में बात करें, तो भाषा विशेष रूप से मातृभाषा बालक के भावात्मक विकास के साधन के रूप में काम करती है। भाषा में लोकगीत, काव्य, साहित्य के रूप में जनजीवन के रागात्मक पहलुओं का चित्रण मिलता है, जिनको पढ़कर बालक को अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। इससे बालक के हृदय में माता, मातृभाषा, मातृभूमि आदि के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न होता है तथा उसमें स्नेह, सहानुभूति, सहृदयता, सेवा, धैर्य, त्याग आदि भावों को विकसित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से भाषा के माध्यम से बालकों में, लोगों में भावात्मक विकास हो सकता है। तो हम भूमिका की बात करें तो एक भूमिका क्या है, भावात्मक विकास के साधन के रूप में भाषा की भूमिका है। अगर सृजनात्मकता विकसित करने के साधन के रूप में देखें, तो भाषा व्यक्ति की भावनाओं का घर है। भाषा के माध्यम से ही हमारी भावनाएं चाहे लिखित रूप में, चाहे मौखिक रूप में प्रकट होती है। एक जो कवि है अपने विचारों को काव्य के रूप में, लिखित रूप में, मौखिक रूप में प्रकट करता है। एक जो लेखक है अपने विचारों को लिखित रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। तो मातृभाषा बालक की कल्पना शक्ति व उसकी लेखन प्रवृत्तियों को जगाकर स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन की प्रेरणा देता है। वह भाषा के माध्यम से श्रेष्ठ साहित्यों की रचना कर सकता है। भाषा द्वारा ही उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सृजनात्मकता विकसित करने के साधन के रूप में भी भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वस्थ मनोरंजन के साधन के रूप में तो कहानी, नाटक, कविता आदि के माध्यम से भाषा विद्यार्थियों का स्वस्थ मनोरंजन करती है। भाषा साहित्य की विभिन्न विधाएं विद्यार्थियों को उच्च कोटि का मनोरंजन प्रदान करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वस्थ मनोरंजन के साधन के रूप में भी भाषा की एक भूमिका है। तो आज की इस वीडियो में हमने भाषा की बात की, भाषा की भूमिकाओं की बात की कि भाषा की अलग-अलग भूमिकाएं कौन-कौन सी हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी विषय, हिंदी भाषा शिक्षण में जो हम आज प्रकरण करने वाले हैं, भाषा का अर्थ, महत्व एवं प्रकार। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भाषा के अर्थ की बात करेंगे, महत्व और उसके प्रकार की बात करेंगे। तो आज के इस कक्षा में, इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, भाषा का क्या अर्थ होता है, भाषा की परिभाषा, भाषा का महत्व और भाषा के प्रकार। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं भाषा का अर्थ।
कि भाषा का क्या अर्थ होता है। तो भाषा जैसा हमें पता है कि हिंदी की ज़्यादातर जो शब्द हैं संस्कृत से निकले हैं, तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए या कहा जाए। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। तो जैसा भाषा के अर्थ में अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि भाषा क्या है, एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बात सुनता है, समझता है। तो भाषा क्या हुई, हमारे वैचारिक आदान प्रदान का एक माध्यम है, एक साधन है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक प्राणी अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करता है। भाषा अभ्यांतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। अभ्यांतर अभिव्यक्ति मतलब आपके आंतरिक अभिव्यक्ति, आपकी मन की बात, आपकी भावनाओं को बताना। तो भाषा अभ्यांतर अभिव्यक्ति आपके अंदर की जो बात है उसको दूसरों के समक्ष लाती है। तो भाषा अभ्यांतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को लिख कर, बोल कर दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। तो ये अभ्यांतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। भाषा हमारे अभ्यांतर के निर्माण, हमारे आंतरिक निर्माण, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण, हमारे विकास, हमारी अस्मिता, हमारा अस्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। जैसे हमारी जो संस्कृति है उसकी पहचान हमारी भाषा से भी होती है। जैसे अगर हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी है, तो हमारी हिंदी भाषा है। कोई जापान में रहने वाला है तो उसको हम उसके भाषा के नाम से पहचानते हैं, जापानी, अंग्रेज, तो गुजराती, पंजाबी। तो भाषा क्या है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। हमारी इससे हमारा हम भाषा जो है वो उससे हमारे हमारे अस्तित्व की पहचान है, हमारे आभ्यंतर का निर्माण है, हमारे विकास का साधन है। भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास। कि जब मनुष्य, अगर हम बात करते हैं, हम ऐतिहासिक समय में जाते हैं तो मनुष्य जो है उस समय भी जब भाषा का लिखित रूप नहीं था, तो मौखिक रूप से जब हम कहते हैं कि हम बंदर से इंसान बने, तो उस समय भी हम कुछ ना कुछ ध्वनियों का प्रयोग करके एक दूसरे से संपर्क करते थे। तो भाषा के इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न, पृथक मतलब अलग है। कि भाषा के बिना हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं, हम अपूर्ण है। अगर आप समझ के देखिए, अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप बोल नहीं सकते हैं, तो समाज के बीच में आपका अपना ना कोई अस्तित्व रह जाता है, ना कोई अपना वजूद रह पाता है, और आपकी जिंदगी अपने आप में अपूर्ण है। जैसे एक जानवर की जिंदगी होती है, वैसी हमारी जिंदगी हो जाएगी। तो भाषा के बिना हम पूरी पूर्णतः अपूर्ण है, और अपने इतिहास, परंपरा, संस्कृति, समाज, हम सबसे ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं। भाषा की परिभाषा की बात करते हैं कि हिंदी के जो अलग अलग जो विद्वान हुए, उन्होंने भाषा को किस तरह परिभाषित किया है। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, जिन ध्वनियों के माध्यम से, ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, चाहे लिखकर चाहे बोलकर, उनको समष्टि सामूहिक रूप से भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ ने क्या कहा है कि भाषा उच्चारण अव्यय, उच्चारण अव्यय का मतलब है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख में अलग अलग, जो मुख के अंदर अलग अलग जो अंग है, उनके माध्यम से हम बोल पाते हैं। कुछ अक्षरों का उच्चारण हम अपने ओठ से करते हैं, दांत से करते हैं, जीभ से करते हैं, गले से करते हैं। तो ये सब हमारे उच्चारण अव्यय हैं। तो भाषा उच्चारण अव्यय से उच्चारित यादृच्छिक स्वतंत्र ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा क्या है, एक साधन है।
स्वतंत्र ध्वनि प्रतीक है जिसके माध्यम से किसी भी समाज के लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है। और महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है कि व्यक्ता वाची वर्णाम येषाम त इमे व्यक्त वाच, जो वाणी से व्यक्त हो उससे भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। अब हम भाषा के महत्व की बात करते हैं। तो अगर हम भाषा के महत्व की बात करते हैं तो हम इसके लिए हमें किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें गूगल की भी ज़रूरत नहीं है। हम खुद से सोच समझ सकते हैं कि भाषा का महत्व हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में भाषा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है। हमारे रोज़ाना के कार्यों की ज़रूरी है, व्यापार के लिए ज़रूरी है, रोज़गार के लिए ज़रूरी है, शिक्षा के लिए ज़रूरी है। हम बाज़ार में जाते हैं सामान लेने के लिए, उसमें भी हमें भाषा ज़रूरी है। हम रोज़ाना अगर हम चाहे घर के अंदर चाहे घर के बाहर बिना भाषा के हम बिल्कुल हमारी जो जीवन है बिल्कुल अधूरा है। तो भाषा का महत्व हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। तो इसलिए ये जो ये बिंदु है तो इसका जो उत्तर है हम खुद से ही इसको लिख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं। हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सबसे व्यवस्थित वर्णमाला है जिसमें स्वर और व्यंजनों को अलग अलग व्यवस्थित किया गया है कि हिंदी में स्वर अलग हैं, 11 स्वर है। और अगर हम व्यंजनों की संख्या देखें तो 33 व्यंजन है। तो हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सबसे व्यवस्थित वर्णमाला है जिसमें स्वर और व्यंजनों को बिल्कुल अलग अलग व्यवस्थित किया गया है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरिक लिपि है जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी वर्णमाला में हर ध्वनि के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है, यानी हम जो बोलें उससे आसानी से लिखा भी जा सकता है। लेकिन हम अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत ही बड़ा है, व्यापक है। हिंदी भाषा में अपनी किसी भी एक भावना को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अगर हम पैर की बात करें, पैर, पाँव, चरण, पद, तो एक ही बात को व्यक्त करने के लिए हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं। हिंदी भाषा इतनी लचीली है कि इसमें दूसरी भाषाओं के शब्द को आसानी से समा लेती है अपने आप में। जैसे अगर हम रेल की बात करते हैं, फ़ोन की बात करते हैं, तो ये कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिसको हिंदी में उसी रूप में बिल्कुल समा लिया गया है और हमें पता ही नहीं चलता कि ये हिंदी का शब्द है या अंग्रेजी का। हिंदी में साइलेंट लेटर्स नहीं होते, जैसे अंग्रेजी में साइलेंट लेटर्स होते हैं जो भाषा को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि दुविधा की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, हम बोलने में परेशानी होती है। तो हिंदी में इस तरह के साइलेंट लेटर्स नहीं होते, इसलिए इसके लेखन और उच्चारण में हमेशा शुद्धता बनी रहती है, जो अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं होता। हिंदी ऐसी व्यवहारिक भाषा है जिसमें हर संबंध नातों के लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं। काका काकी, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ ताऊ ताई, फूफा बुआ। तो अलग अलग रिश्ते नातों के लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं। और फिर हम बात करते हैं, आज हिंदी जो विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी ने अपनी जगह बनाई है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, इंटरनेट पर हिंदी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग बढ़ गया है। विश्व के सबसे उन्नत भाषाओं में हिंदी भाषा सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है, अर्थात हम जो हिंदी में लिखते हैं वही बोलते हैं और वही उसका मतलब भी होता है, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं होता। हिंदी भाषा का साहित्य दुनिया के सबसे समृद्ध और प्रसिद्ध साहित्यों में से एक है। हिंदी में जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं दुनिया भर में उसकी बहुत ज़्यादा मांग है और दुनिया भर की भाषाओं में उसका अनुवाद होता है। हिंदी आम जनता से जुड़ी भाषा है। हिंदी कभी भी राजाश्रय की मोहताज नहीं रही। हिंदी का अगर हम 1000 साल का इतिहास देखते हैं तो हिंदी जो है आम जनता से जुड़ी रही हमेशा। और 1000 साल के सफ़र में देखते हैं तो हिंदी को कभी भी किसी भी राजा, किसी राज दरबार का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हिंदी जनता की भाषा बनकर रही, जनता के बीच में रही, फली फूली और हमेशा अपना अस्तित्व बनाकर इसने रखा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ यहाँ की संपर्क भाषा और राजभाषा भी है। वर्तमान समय में हिंदी सिनेमा की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही नहीं, दुनिया भर के विभिन्न देशों में बढ़ रही है। फिर भाषा के प्रकार की बात करते हैं तो भाषा के, जैसा आपको पता है कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और
सांकेतिक। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसको मौखिक कहते हैं। जब हम लिख कर प्रकट करते हैं तो लिखित। और जब हम सांकेतिक रूप से अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जैसे जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो इस भाषा के इस रूप को सांकेतिक रूप कहा जाता है। तो हम देखते हैं भाषा के प्रकार। मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसे एक व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। अर्थात जिस ध्वनि का उच्चारण कर कर या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने सबसे पहले बोलना ही सीखा होगा और भाषा के इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ निरक्षर लोग भी भाषा के इस रूप का प्रयोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। फिर हम बात करते हैं लिखित रूप की। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। अर्थात जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। फिर हम भाषा के तीसरे रूप की बात करते हैं, सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे जो बोल नहीं सकते अपनी बात दूसरों को समझाते हैं वे सांकेतिक भाषा कहलाती है। अर्थात जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करने करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप आदि। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जा सकता। अक्सर हम दूरदर्शन पर भी देखते हैं, समाचार चैनल में भी, कि अक्सर समाचार चैनल में भाषा के लिखित और मौखिक रूप का प्रयोग होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो लोग सुन नहीं पाते उनके लिए जो लोग सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो उनके लिए इशारों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से भी जो समाचार हैं उनके लिए होते हैं और वो जो संकेत के द्वारा लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। तो भाषा के जो 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आज की इस कक्षा में हमने जाना कि भाषा का क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा की बात की हमने, और फिर हमने भाषा के महत्व की और फिर भाषा के प्रकार की बात की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन मिश्रा, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी भाषा शिक्षण में जो आज का हमारा प्रकरण है भाषा के प्रकार, कि भाषा के प्रकार या इसको हम कार्य भी कह सकते हैं, कि भाषा के कार्य कौन कौन से हैं, इसका या इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं भाषा के प्रकार हैं। तो सबसे पहले, जैसे हम सबको पता है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है, कि हम अपने विचार एक दूसरे से भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा का जो कार्य है विचारों का आदान प्रदान करना, तो विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा द्वारा मनुष्य अपनी अनुभूतियों, मतलब विचारों तथा भावों को व्यक्त करता है। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य है अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है। अपने सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी वह भाषा को ही बनाता है, कि संबंधों का जो आधार है वो भाषा ही है। भाषा एक और मानसिक व्यापार तो दूसरी ओर सामाजिक व्यापार से जुड़ी है। किस प्रकार कि मानसिक व्यापार चिंतन प्रक्रिया, सोचने, तथा सामाजिक व्यापार संप्रेक्षण प्रक्रिया पर आधारित होती है, कि जो हम सोचते भी हैं, चिंतन भी करते हैं, तो उसके लिए भी हमें भाषा जरूरी होती है। तथा हम सोची हुई चीज को जब हम उसको प्रायोगिक रूप से उसका प्रयोग करते हैं, हम अपने जो सामाजिक व्यापार होती हैं उसमें भी संप्रेक्षण, वो भी संप्रेक्षण प्रक्रिया पे ही आधारित होता है। तो चाहे मानसिक रूप से या हम सामाजिक रूप से देखें तो संप्रेक्षण में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है।
और भाषा का कार्य ही संप्रेक्षण है। फिर हम देखते हैं भाषा संप्रेक्षण का आधार है। बिल्कुल सही बात है कि भाषा संप्रेक्षण का आधार है, इसके बिना संप्रेक्षण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और संप्रेक्षण व्यापार विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं के साथ जुड़ा होता है। कि जो संप्रेक्षण है हमारी, हम चाहे घर के अंदर बात करें चाहे हम घर के बाहर जाएं, कोई भी व्यापार है कोई भी कार्य है, सबके साथ ये संप्रेक्षण जुड़ा हुआ है। संप्रेक्षण व्यवस्था के विभिन्न उपकरण हैं वक्ता और श्रोता। अगर हम संप्रेक्षण की बात करें, भाषा की बात करें, तो इसका जो मुख्य है वक्ता और श्रोता, मतलब बोलने वाला और सुनने वाला। अगर अगर बोलने वाला हो लेकिन सुनने वाला ना हो तो भी भाषा अधूरी है, और अगर सुनने वाला है बोलने वाला ना हो तब भी भाषा अधूरी है। तो संप्रेक्षण व्यवस्था के विभिन्न उपकरण हैं वक्ता और श्रोता। वक्ता अपने विचारों को श्रोता तक संप्रेक्षित करता है तथा श्रोता के द्वारा संप्रेक्षित विचारों को ग्रहण किया जाता है। मतलब बोलने वाला बोलता है और सुनने वाला उसको सुनता है, तभी भाषा का कार्य संपादित होता है और बातचीत संभव होती है। कि वक्ता मतलब बोलने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला। जब बोलने वाला बोलता है और सुनने वाला सुनता है और सुनने के बाद अपने विचारों को व्यक्त करता है, तभी ये बातचीत की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर बोलने वाला बोलता रहे सुनने वाला ना सुने, तब हम कहते हैं, तो हम बातचीत नहीं कह सकते। तो वक्ता अपने विचारों को श्रोता तक संप्रेक्षित करता है बोलकर या किसी माध्यम के द्वारा, और सुनने वाला उसको सुनता है और अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसी को हम बातचीत कहते हैं। तो बातचीत का आधार ही भाषा है। फिर हम भाषा के प्रकार की अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक रोमन याकोब्सन द्वारा भाषा के 6 प्रकारों की बात बताई। कि जो प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं रोमन याकोब्सन, उन्होंने भाषा के 6 कार्य बताए हैं। भाषा का मूल प्रकार संप्रेक्षण है। तो कि जैसे बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि जो भाषा का मुख्य कार्य संप्रेक्षण है, बातचीत है, विचारों का आदान प्रदान है। और इसके आगे उन्होंने क्या बताया कि इसके लिए संप्रेक्षण से जुड़े 6 तथ्य अलग अलग परिस्थितियों में केंद्र में आ सकते हैं। अब संप्रेक्षण से जुड़े 6 तथ्य कौन कौन से हैं और जिनको केंद्र में लेकर बातचीत संभव होती है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिव्यक्ति परक प्रकार्य। कि भाषा का एक जो प्रकार है अभिव्यक्ति परक है, दूसरा है प्रभाव परक है, तीसरा काव्यात्मक, चौथा संदर्भ परक, पांचवा अधिभाषिक प्रकार्य, छठा संबंध परक प्रकार्य। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिव्यक्ति परक प्रकार्य। अभिव्यक्ति जैसे नाम से ही प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त करना। तो जब अभिव्यक्ति के केंद्र में स्वयं वक्ता होता है, तब भाषा यह प्रकार्य करती है, यह कार्य करती है। इसमें वक्ता स्वयं से संबंधित बातें कहता है। कि जब भी व्यक्ति जो बोलने वाला है अपने स्वयं के संबंध से अपने आप को अभिव्यक्त करता है, अपनी बातों को रखता है, तो उसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति परक। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह कितना अच्छा मौसम है, कि जो मान लो वक्ता है, आप भी हो सकते हैं। आप कोई चीज देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो आप उसको अभिव्यक्त करते हैं। उस जो सुंदर चीज जो आपने देखी उसको आप अभिव्यक्त करते हैं अपने भाषा के माध्यम से। वह कितना अच्छा मौसम है। तो जब अभिव्यक्ति के केंद्र में स्वयं वक्ता होता है, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति परक प्रकार्य। वाह कितना अच्छा मौसम है, आज मेरा दिमाग खराब है। जब गुस्सा में होते हो आप सब, कल मुझे बुखार था, यह कितनी खराब फिल्म है। तो इस तरह की जो है हम जिसमें अभिव्यक्ति में जो केंद्र में जो होता है वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, वो अपनी बातों को बोलता है, अपने विचारों को बोलता है, तो उसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति परक प्रकार है। फिर हम प्रभाव परक प्रकार की बात करते हैं। प्रभाव परक प्रकार क्या है? तो इसमें अभिव्यक्ति के केंद्र में श्रोता होता है। कि अभिव्यक्ति परक में क्या था कि वक्ता था, अब प्रभाव परक में श्रोता होता है। इस प्रकार अभिव्यक्तियों का उद्देश्य श्रोता को प्रभावित करना होता है। कि इसके केंद्र में श्रोता होता है, और इस कार्य द्वारा, भाषा के एक प्रकार द्वारा श्रोता को प्रभावित किया जाता है। अतः इन अभिव्यक्तियों को प्रत्युत्तर स्वरूप श्रोता द्वारा किसी कार्य को करने
आदि के लिए प्रेरित होने की स्थिति प्राप्त होती है। इसमें आदेश, परामर्श, निवेदन, प्रश्न से संबंधित भाषिक अभिव्यक्तियों को रखते हैं। जैसे हम किसी को आदेश देते हैं पानी लाओ, तो इसमें क्या है कि इसकी अभिव्यक्ति केंद्र में कौन है? श्रोता, क्योंकि ये चीज किससे बोली जा रही है? सामने वाले से। पानी लाओ, तुम चुप रहो। तो इस हम भाषा की प्रकार की बात करें तो इसका प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? श्रोता पे, सुनने वाला है, आप जिससे बोल रहे हो। आपको सड़क के किनारे टहलना चाहिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम्हें क्या चाहिए? तो इस तरह की चीज है कि जब प्रभाव परक प्रकार का मतलब है जब आप किसी दूसरे से बोल रहे हो और उसका असर दूसरे पे पड़ रहा है। आप बच्चों को बोलते हो काम करके लाना, अपना गृह कार्य करके लाओ, ठीक है, तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ। तो इसमें अभिव्यक्ति के केंद्र में कौन होता है? श्रोता। हम श्रोता को आधार मानकर ही उस पे उससे बोलते हैं और इसका जो असर है उस श्रोता पे पड़ता है। तो इस कार्य को कहते हैं भाषा के प्रभाव परक प्रकार, जिसमें प्रभाव सुनने वाले पे पड़ रहा है, श्रोता पे पड़ रहा है। फिर काव्यात्मक प्रकार है। काव्यात्मक, काव्य नाम से स्पष्ट हो रहा है। इसमें अभिव्यक्ति के केंद्र में क्या होता है? संदेश होता है। अब कैसा? सभी प्रकार की साहित्यिक रचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। हम अगर बात करें हिंदी साहित्य की बात करें तो सभी प्रकार की साहित्य रचना इसमें आती हैं। रचनाएं सुनने या पढ़ने के बाद श्रोता या पाठक उसके संदेश को ग्रहण करता है, जैसे कविता। अतः ये कहा जा सकता है कि काव्यात्मक प्रकार का संबंध मानव संवेदनाओं से होता है। कि अक्सर हम देखते हैं, हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद उसका जो असर होता है, उसका जो प्रभाव होता है हमारे अंदर पड़ता है। कभी हम उसको पढ़ के खुश होते हैं, कभी हम रोने लगते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है। तो उस साहित्य को पढ़कर उसका प्रभाव हम पे पड़ने लगता है। तो इसमें अभिव्यक्ति के केंद्र में क्या होता है? संदेश, कि वो साहित्य क्या संदेश दे रही है, और उसको पढ़कर हम ग्रहण करते हैं। तो हमारे ऊपर भी जो भी उसमें भावनाएं होती हैं, जो भी रस होता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता है। तो काव्यात्मक प्रकार वो प्रकार है, इसमें अभिव्यक्ति के केंद्र में संदेश होता है। और जब हम रचनाएं सुनने या पढ़ने के बाद श्रोता पाठक हम उस संदेश को ग्रहण करते हैं, तो अ, इससे कहा जा सकता है कि काव्यात्मक जो प्रकार है इसका संबंध मानवीय संवेदनाओं से है। तो काव्यात्मक इसका अभिव्यक्ति में संदेश होता है, और जब पढ़ने वाले पर संदेश का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की जो भाषा का कार्य है काव्यात्मक। अक्सर हमें उपन्यास बहुत पसंद है, कविताएं बहुत पसंद है, क्योंकि वो हमें एक संदेश दे रही है और हम उस संदेश को सुनकर पढ़कर हमारे ऊपर उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है, हमारी संवेदनाओं पे प्रभाव पड़ता है। तो ये जो कार्य है भाषा का काव्यात्मक प्रकार है। फिर संदर्भ परक प्रकार है। संदर्भ परक अब क्या है? जब अभिव्यक्ति के केंद्र में संदर्भ होता है। अब जब अभिव्यक्ति के केंद्र में संदर्भ है तो अब किस तरह से है? इसमें वक्ता द्वारा व्यक्त उक्ति को समझने के लिए श्रोता को संदर्भ में जाना पड़ता है। अब कैसे? जैसे तब हनुमान जी सीता से कहा, तब हनुमान जी ने सीता से कहा। तो इसका संदर्भ क्या है? रामायण। हनुमान जी सीता की बात करें तो संदर्भ रामायण पे है। अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा और कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तो संदर्भ क्या है? किस संदर्भ के द्वारा ये बात की जा रही है? महाभारत। तो इसी तरीके से जब हम किसी संदर्भ के आधार पे हम कोई बात किसी को बताते हैं, तो इस तरह की भाषा को संदर्भ परक प्रकार कहते हैं। आपके जैसे घर में भी अक्सर आपने सुना होगा कि महाभारत में कहा गया, आपके अभिभावक, आपके शिक्षक भी कोई ना कोई संदर्भ लेकर ही अपनी बात को बताते हैं आपसे। तो इस तरह की जो भाषा होती है, इस तरह की जो संप्रेक्षण होता है, उसे हम संदर्भ परक कहते हैं। कि अक्सर हम देखते हैं विवेकानंद जी ने कहा है, अब्दुल कलाम जी ने कहा। तो इस तरह का जो संदर्भ है कि अलग अलग रचनाएं हैं, महाभारत है, रामायण है, पुराण है, तो उस संदर्भ में अगर जो कोई बात की जाती है तो इसे संदर्भ परक कहते हैं। अधिभाषिक प्रकार है। अब अधिभाषिक प्रकार क्या होता है? इसमें कोड केंद्र में होता है। कोड। अब कोड क्या है? कोड का अर्थ है अभिव्यक्त की गई सामग्री में प्रयुक्त शब्द, ध्वनियां या वर्ण। जब हम किसी नई वस्तु के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान उस बोली या लिखी हुई सामग्री पर ही रह जाता है।
फिर अभिव्यक्ति को समझने के लिए उसमें आए शब्दों को पहले समझना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भाषा का प्रकार अधिभाषिक हो जाता है, एक से ज़्यादा हो जाता है। जैसे कोई परिभाषा पढ़ने या सुनने के बाद उसमें आए शब्दों को अलग से समझना पड़ता है। तो इसे हम अधिभाषिक प्रकार कहते हैं। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो कि भाषा के प्रकार है, तो प्रकार एक नया शब्द आया, तो आप पूरे वाक्य को जानने से पहले आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपको इस शब्द को भी समझना पड़ रहा है, प्रकार का मतलब क्या है। जब प्रकार का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकार का मतलब कार्य होता है, तब आप पूरे शब्द को समझ जाओगे। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं कि अ, हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, तो उन्होंने डाकू उंगली मारने भगवान बुद्ध से कहा कि ठहर जाओ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। अब एक चीज आता है इसमें जो है, इस संदर्भ को देखेंगे, ठहरना क्या मतलब होता है और किस संदर्भ में कहा गया। तो अधिभाषिक प्रकार की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो परिभाषिक जो शब्द होते हैं, सबसे पहले शब्द को समझने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद हम पूरे वाक्य को समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाषा का प्रकार अधिभाषिक होता है। कोई परिभाषा पढ़ने या सुनने के बाद उसमें आए शब्दों को अलग से समझना पड़ता है। अक्सर हम किताब पढ़ते हैं तो इस तरह के नए शब्द आते हैं, तो उस शब्द को पहले हम समझते हैं, फिर पूरे वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे जो हम बात करते हैं जो भाषा का प्रकार है, तो इसे अधिभाषिक प्रकार कहते हैं। उसके बाद संबंध परक प्रकार कहते हैं। यह सरणी केंद्र में होता है। सरणी का मतलब होता है अ, माध्यम। तो जहाँ वक्ता और श्रोता केवल एक दूसरे से संबंध स्थापित करना चाहते हो या सरणी माध्यम का परीक्षण करना हो, वहाँ पे प्रकार्य होता है। जैसे स्टेशन पर ट्रेन बहुत लेट है या बहुत गर्मी है। इस प्रकार के वाक्यों द्वारा वक्ता का उद्देश्य श्रोता से संबंध स्थापित करना होता है। जैसे आप भी मेट्रो में सफ़र करते हैं, बस में, ट्रेन में सफ़र करते हैं, कभी आप अकेले सफ़र करते हैं, आपको अगर किसी से बात करना हो, तो आप कोई ना कोई चीज़ों को एक लेकर आप कोई ना कोई चीज़ों को माध्यम लेकर आप उनसे बात करते हो। जैसे उनका फ़ोन देख कर ये तो फ़ोन बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो भी आपने संबंध स्थापित कर लिया और फिर उस फ़ोन की बात के बाद ही उनसे बात करना शुरू होता है। ऐसे ही हम किसी से बात करते हैं तो उसकी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक है? और आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो संबंध परक प्रकार का है, मतलब है सरणी केंद्र में होता है। सरणी का मतलब माध्यम, कि किस माध्यम से बात, अगर हमें किसी से कोई नया इंसान है, उसे दोस्ती करनी है, कुछ भी है, तो हम किस माध्यम से बात करें, तो वही माध्यम हो सकता है। जैसे गर्मी गर्मी में गर्मी हो सकती है, ठंडी में ठंडी माध्यम हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, फ़ोन हो सकता है, कि इस तरह के माध्यमों से हम किसी से बात शुरू करते हैं। आपने भी देखा होगा कभी किसी आप विद्यालय में, कॉलेज में आप को जब किसी से दोस्त बनाना होता है, तो कोई ना कोई इस बात को लेकर, कोई ना कोई माध्यम लेकर आप उस विषय पे बात करना शुरू करते हो, तो एक दूसरे से इस तरह से संबंध स्थापित होते हैं। तो इसे संप्रेक्षण का संबंध परक प्रकार कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि भाषा के जो मुख्य कार्य है संप्रेक्षण है, और इसको अलग-अलग 6 भागों में बाँटा गया है। तो अ, इसमें एक बार फिर से हम इन 6 भागों 6 भागों की हम बात कर लेते हैं। 6 ब जो भाषा के जो 6 कार्य हैं, कि सबसे पहला अभिव्यक्ति प्रकार है, जिसके केंद्र में वक्ता होता है। वक्ता अपनी जो उसकी विचार होता है उसको अभिव्यक्त करता है। तो दूसरा है प्रभाव प्रकार है, जिसके केंद्र में श्रोता होता है, और इसमें जो भी बात कही जाती है उसका प्रभाव श्रोता पे पड़ता है। तीसरा काव्यात्मक प्रकार है, जिसके केंद्र में संदेश होता है, साहित्य होता है, और साहित्य को पढ़कर ग्रहण करके जो साहित्य में जो संदेश दिया जा रहा है उसको ग्रहण कर कर जो हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें काव्यात्मक प्रकार इसको कहेंगे हम। उसके बाद संदर्भ परक प्रकार है, जिसके केंद्र में संदर्भ होता है। जैसे रामायण में ये बात कही गई है, महाभारत में ये बात कही गई है, तो पुराणों के हवाले से तो हम अक्सर किसी ना किसी संदर्भ के हवाले से, कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक में ये बात उन्होंने कही है, तो संदर्भ के माध्यम से जब हम किसी को संदेश देते हैं, तो अधिभाषिक प्रकार है, जिसके केंद्र में कोड होता है। अक्सर हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें नए नए शब्द आते हैं, परिभाषिक शब्द आते हैं,
तो जब तक हम उन नए शब्द, कठिन शब्दों को जान ना लें, तब तक उस वाक्य को नहीं समझते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस शब्द को जानना पड़ता है, और शब्द को जानने के बाद फिर हम उस वाक्य को समझते हैं। तो इसे अधिभाषिक प्रकार कहते हैं। और संबंध परक प्रकार, जिसमें इसके केंद्र में सरणी माध्यम होता है। जब हम किसी नए व्यक्ति से संबंध बनाएं, उससे बातचीत हम शुरू करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक हम विषय लेते हैं, एक माध्यम लेते हैं जिसके द्वारा हम उससे बातचीत शुरू कर सकें। तो माध्यम चाहे मौसम को ले सकते हैं, फोन ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो है कार्य है भाषा के, इसे संबंध प्रकार कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगे टॉपिक, तो आप इसको जरूर शेयर करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा शिक्षण में हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के संबंध में विभिन्न आयोगों की सिफारिशों के बारे में। तो आप सबको पता है कि भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश मतलब यहाँ पर हजारों भाषाएं हैं। तो सभी भाषाओं के विकास के लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए आजादी के बाद 1947 के बाद भारत सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग समितियों का, अलग अलग आयोगों का गठन किया। और इन समितियों ने, इन आयोगों ने अपनी जांच की, रिसर्च किया, शोध किया। उसके बाद अपने जो सुझाव थे भारत सरकार को दिए कि किस तरह से भारतीय भाषाओं का विस्तार किया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है, उनको सुरक्षित किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं आयोग और समितियों की सिफारिशों की बात करेंगे कि अलग अलग समय पर जो ये आयोग बने, ये जो समितियां बनी, ये कौन कौन सी आयोग थे, कौन कौन सी समितियां थे, और इन्होंने भाषा के संबंध में अपने कौन कौन से सुझाव दिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ताराचंद समिति 1948 में बनी, और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर ताराचंद। तो उन्हीं के नाम से इस समिति को जाना जाता है, ताराचंद समिति। तो इस समिति ने माध्यमिक स्तर पर द्विभाषा सूत्र की संस्तुति प्रस्तुत की। तो देखिए, माध्यमिक स्तर की बात करें तो मतलब कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10। तो इस समिति ने क्या कहा कि कक्षा 6 से लेकर और 10 तक द्विभाषा सूत्र मतलब बच्चों को दो भाषा पढ़ाई जाए। तो पहली भाषा होनी चाहिए बच्चों की मातृभाषा, और दूसरी भाषा अंग्रेजी या एक संघीय भाषा होनी चाहिए। तो देखिए, संघीय भाषा क्या है, तो जैसे आज की अगर हम तारीख में देखें तो संघीय भाषा का मतलब है कि भारत में जो संवैधानिक, जो स्वीकृत जो 22 भाषाएं हैं, चाहे हम तमिल की बात करें, तेलुगु की बात करें, कन्नड़ की बात करें, मलयालम की बात करें, हम हिंदी की बात करें, हम पंजाबी की बात करें, हम उड़िया की बात करें, गुजराती की बात करें, मराठी की बात करें, हम बंगाली की बात करें। तो इस तरह से हम देखते हैं आज के समय में जो हमारे संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, जिसको हमारे संविधान में जगह दी गई है। तो इसमें क्या कहा गया कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी या एक संघीय जो भाषा है वो पढ़ाई जाए। लेकिन 1948 में हमारा अभी तक संविधान नहीं बना था, और संविधान नहीं बना था तो जो भारत की संघीय भाषा है वो भी निर्धारित नहीं की गई थी। इसलिए माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा की शिक्षा बरकरार रही। तो ताराचंद समिति ने जो द्विभाषी सूत्र की जो सिफारिश की, तो कौन कौन सी थी, पहली भाषा मातृभाषा और दूसरी अंग्रेजी या संघीय भाषा। लेकिन उस समय तक अभी संविधान नहीं बना था, तो इस सिफारिशों को उतना ज्यादा अमल नहीं किया जा सका। राधा कृष्णन आयोग बना 1948 में, और इस आयोग ने 1949 में अपनी जो सुझाव थे, सिफारिश थे, भारत सरकार को सौंपी। तो इस आयोग को राधा कृष्णन आयोग के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे, हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो उन्हीं के नाम से इस आयोग का नाम राधा कृष्ण आयोग पड़ा। और इस आयोग का काम क्या था, विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव देना, उसकी समस्याओं का पता लगाना, क्या क्या समस्या है, किस तरह से उन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो काम था, कार्यक्षेत्र था, विश्वविद्यालय शिक्षा थी। तो इसलिए इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, और भाषा के संबंध में इसने जो सुझाव दिए हम उस पर भी बात करते हैं। तो इस आयोग ने कहा कि भारतीय संविधान की राजभाषा के रूप में हिंदी का उन्नयन किया जाए। उच्च माध्यमिक स्तर मतलब
क्लास 11 और 12 आज के समय में उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें तो क्लास 11 और 12 तो उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को 3 भाषा का अध्ययन कराया जाए। पहली भाषा होनी चाहिए प्रादेशिक भाषा, मतलब किसी प्रदेश में बोली जाने वाली वहाँ की मुख्य भाषा, जैसे पंजाब की पंजाबी हो गई, ठीक है। गोवा की बात करें तो वहाँ पे कोंकणी हो गई। और अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कौन सी भाषा हो गई, हिंदी, ठीक है। इस तरह से अगर तमिलनाडु की बात करें तमिल, तो प्रादेशिक भाषा और उसके अलावा दूसरी भाषा संघीय भाषा, मतलब भारत में बोली जाने वाली जो 22 भाषाएं उनमें से कोई एक भाषा, ठीक है। तो देखिए इस समय तक भी अभी संघीय भाषा निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन मैं आज के समय के हिसाब से आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि संघीय भाषा जब संविधान बन जाए और जो संघीय भाषा निर्धारित हो जाए तो उन भारतीय में बोली जाने वाली जो संघीय भाषा है उनमें से कोई एक भाषा द्वितीय भाषा के रूप में, और तीसरी भाषा जो होनी चाहिए अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। तो उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की बजाय भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाए, कि उच्च शिक्षा में अभी तक तो अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन अंग्रेजी की बजाय किसी भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाए। अंग्रेजी को जल्दी से जल्दी एक भारतीय भाषा में बदल दिया जाए। अभी तक देखो अंग्रेजों का समय था तो अंग्रेजी भाषा को मुख्य भाषा बनाए रखा था अंग्रेजों ने, लेकिन अब हम आजाद हो चुके हैं तो अंग्रेजी की स्थान पर अंग्रेजी की जो जगह थी किसी एक भारतीय भाषा को लेनी चाहिए। और इसकी क्षमता किस में है, हिंदी में है, क्योंकि हिंदी जो है संपूर्ण भारत स्तर पर बोली जा रही थी, समझी जा रही थी। राज्य सरकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संघीय भाषा में शिक्षा की व्यवस्था करे। संघीय भाषा हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसके अलावा उच्च माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा को बनाए रखना चाहिए। फिर उसके बाद मुदालियर आयोग आया 1952 में, और इसके जो अध्यक्ष थे ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, तो उन्हीं के नाम से इस आयोग का नाम क्या पड़ा, मुदालियर आयोग। तो 1952 में आया और 53 में इसने अपनी सिफारिशें दी। तो इस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य क्षेत्र था माध्यमिक शिक्षा। तो उस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा का समस्या का पता लगाना, क्या समाधान हो सकता है उन समस्याओं का, तो इस क्षेत्र में इसको सुझाव देना था, तो इसलिए इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषा के संबंध में माध्यमिक स्तर पर द्विभाषा सूत्र, जैसे ताराचंद समिति की बात करें तो उसी की तरह इसने भी द्विभाषा सूत्र की सिफारिश की कि माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से लेकर 10 तक बच्चों को 2 भाषा का ज्ञान दिया जाए। कौन कौन सी भाषा, तो माध्यमिक स्तर पर जो 2 भाषाएं पढ़ाई जाएं, प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम हो, मतलब किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली मातृभाषा या उच्च क्षेत्र या राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा मुख्य भाषा जो है उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी, विदेशी या सांस्कृतिक या संघीय भाषा पढ़ाई जाए। तो देखिए अगर हम सांस्कृतिक भाषा की बात करें तो भारत में सांस्कृतिक भाषा कौन सी है, संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, ठीक है, मलयालम हो गई, उड़िया, तो ये सारी सांस्कृतिक भाषाएं हैं। तो द्वितीय भाषा के रूप में जो पढ़ाई जाए हिंदी, अंग्रेजी, विदेशी, सांस्कृतिक, संगीत, इनमें से कोई एक भाषा पढ़ाई जाए। तो आयोग ने द्विभाषा सूत्र के विषय में अपने विचार इस प्रकार रखे कि जो पहली भाषा है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। द्वितीय भाषा के रूप में इनमें से कोई एक भाषा बच्चों को पढ़ाई जा सकती है, हिंदी जिनकी मातृभाषा हिंदी ना हो, और प्रारंभिक अंग्रेजी जिन्होंने प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी नहीं पढ़ी, उच्च अंग्रेजी जिन्होंने प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ी है उनको उच्च अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। एक आधुनिक आर्य भाषा, हिंदी के अतिरिक्त कोई भी एक जो भारतीय जो भाषाएं हैं उत्तर भारत में जो बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो हो सकती हैं। एक विदेशी भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई, और एक प्राचीन सांस्कृतिक भाषा हो सकती है, चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया इनकी बात करें, तो कोई एक सांस्कृतिक भाषा। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा, तो इन्होंने मुदालियर आयोग ने द्विभाषा सूत्र की सिफारिश की। इसके बाद फिर कोठारी आयोग आया 1964 में, जिसने 1966 में अपनी सिफारिश दी। तो डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, तो इसलिए उनके नाम से इसको कोठारी आयोग कहा जाता है। और इस आयोग का काम संपूर्ण भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जो चाहे हम प्राथमिक से लेकर और विश्वविद्यालय स्तर की बात करें, तो संपूर्ण भारतीय शिक्षा के संदर्भ में शोध करना, समस्या का पता लगाना, सुझाव देना था, तो इसलिए इसको भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र, माध्यमिक स्तर मतलब 6 से लेकर 10 तक त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की।
इसके अनुसार माध्यमिक स्तर पर बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं उसको भी हम देखते हैं। तो प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा बच्चों को पढ़ाई जाए। द्वितीय भाषा के रूप में भारतीय संघ की राजभाषा अथवा सह संघीय भाषा पढ़ाई जाए, मतलब हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक भाषा। और तीसरी भाषा जो होनी चाहिए, एक आधुनिक भारतीय भाषा अथवा यूरोपीय भाषा, जो विद्यार्थियों ने प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ी हो और ना ही शिक्षा का माध्यम हो। तो इस तरह से कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की। तो आयोग ने संघ की राजभाषा और देश की संपर्क भाषा होने के कारण हिंदी भाषा के अध्ययन को संपूर्ण देश में प्रोत्साहित करने की सिफारिश भी की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आजादी के बाद भारत सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग आयोग बनाए, समितियां बनाई, ताकि भारतीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी भाषा का संपूर्ण भारत स्तर पर विकास किया जा सके, प्रचार प्रसार किया जा सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कैसे हैं? मैं पवन, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में मातृभाषा या हिंदी भाषा का स्थान या इसकी भूमिका। तो आप सब वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने आता है कि विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। ठीक है, तो शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर भाषा का अलग अलग महत्व होता है, क्योंकि शिक्षण के हर स्तर पर भाषा शिक्षण का अलग उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर अलग उद्देश्य होता है, माध्यमिक स्तर पर अलग उद्देश्य होता है, और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अलग उद्देश्य होता है। तो इसलिए शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर भाषा शिक्षण का अलग महत्व है। भाषा ही विभिन्न विषयों के अध्ययन एवं अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, जो बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी विषय है, चाहे हिंदी के अलावा, इंग्लिश के अलावा आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो सबका मुख्य आधार क्या है? भाषा है। अगर आपको भाषा आएगी तो आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको भाषा का ही ज्ञान नहीं होता तो आप किसी भी विषय को नहीं पढ़ सकते। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों को हम भाषा के माध्यम से ही पढ़ते हैं और समझते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसलिए विद्यालय शिक्षा में हिंदी भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो विद्यालय शिक्षा में हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर राज्यों की जो राजभाषा है, मातृभाषा है, वो हिंदी भाषा है। तो इन राज्यों की बात करें, इन राज्यों में रहने वाले लोगों की बात करें, तो यहाँ के विद्यालय शिक्षा में हिंदी भाषा का जो स्थान है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी भाषा ही यहाँ के लोगों की जीविका का, रोजी रोटी का, संपर्क का एकमात्र आधार है। ठीक है, विद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्ययन भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे मातृभाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में। अगर हम उत्तर भारत के 9 राज्यों की बात करें जहाँ की राजभाषा हिंदी है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ठीक है, तो ये जो 9 राज्य हैं, यहाँ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंदी भाषा का शिक्षण होता है मातृभाषा के रूप में होता है, राजभाषा के रूप में होता है। और वही जिन राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है, मातृभाषा हिंदी नहीं है, जैसे गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, पंजाब हो गया, तो ऐसे राज्यों की में जो हिंदी है द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में बच्चों को पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। हिंदी भाषा का अध्ययन विद्यालय स्तर पर राजभाषा के रूप में भी किया जाता है। जैसे 9 राज्यों के नाम बताए जहाँ की हिंदी राजभाषा है, तो यहाँ पर विद्यालय स्तर पर राजभाषा के रूप में भी हिंदी बच्चों को पढ़ाई जाती है। विद्यालयों में हिंदी विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जाती है, विभिन्न स्तरों पर, प्राथमिक स्तर पर भी पढ़ाई जाती है, माध्यमिक स्तर पर भी पढ़ाई जाती है, और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का अपना निर्धारित उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर अगर हिंदी भाषा बच्चों को पढ़ाई जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा भाषा को समझ सके, भाषा को जान सके, शब्दों की, अक्षरों की, मात्राओं की पहचान कर सके। ठीक है,
उसको लिख सके, पढ़ सके, बोल सके। और अगर माध्यमिक स्तर की बात करते हैं तो बच्चा क्या है कि बच्चा सही प्रकार से लिख सके, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, ठीक है, जो भाषा की जो व्याकरणिक नियम है उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। और धीरे धीरे जब बच्चा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जाता है तो बच्चे के लेखन कौशल का विकास हो सके, बच्चा अपने विचारों को लिख सके, रचनात्मक जो लेखन हम की बात करते हैं, कविता लेखन, कहानी लेखन, तो इस तरह की जो लेखन का विकास हो सके, बच्चा अपनी बातों को कुशलता पूर्वक बोल सके। और धीरे धीरे जो भाषा की जो साहित्य का जो ज्ञान है उसको व्यापक स्तर पर ज्ञान हो सके। तो हर स्तर पर हिंदी का अपना एक निर्धारित उद्देश्य होता है। अब हम देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। तो जब आप नई शिक्षा नीति 2020 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादातर जो जिक्र किया गया है वो किसका जिक्र किया गया है, मातृभाषा का, क्षेत्रीय भाषा का। ठीक है, तो हम अगर हिंदी भाषा को समझना है तो देखिए उत्तर भारत के जो 9 राज्य हैं यहाँ की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की बात करें, राजभाषा की बात करें तो कौन है, हिंदी है। तो अगर नई शिक्षा नीति 2020 में अगर मातृभाषा का जिक्र हो रहा है और आप हिंदी भाषी राज्य से आते हैं तो आप मातृभाषा के रूप में आप मातृभाषा के स्थान पर आप किसको लेके आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, हिंदी भाषा को। ठीक है, तो विद्यार्थी घर की भाषा मातृभाषा में बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, इसलिए मातृभाषा ही बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। तो देखो नई शिक्षा नीति 2020 क्या कह रही है कि जो बच्चे हैं घर की भाषा में या मातृभाषा में बहुत जल्दी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसके कान में शब्द जाते हैं वो उसके मातृभाषा के ही जाते हैं, उसके घर की भाषा के ही जाते हैं। और बच्चा जो पहला शब्द निकलता है वो भी उसकी मातृभाषा होती है और आस पड़ोस में भी इसी भाषा में बच्चा सबसे बात करता है। तो आगे चलकर अगर यही भाषा बच्चों की शिक्षा का माध्यम बन जाए तो बच्चों की जो अधिगम है, ठीक है, उनकी जो सीखने की क्षमता है तीव्र होगी और बच्चा जल्दी से चीजों को समझेगा और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेगा। इसलिए नई शिक्षा नीति कहती है कि मातृभाषा ही बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। हिंदी भाषी राज्यों में जहां तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक की शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा अर्थात हिंदी या इसकी कोई उपभाषा हो सकती है। तो देखो उत्तर भारत के जो 9 राज्य हैं यहाँ की राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन यहाँ पे कई जगहों में क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। ठीक है, जैसे बिहार में आप बात करेंगे तो मैथिली है, मगही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रिज भाषा है। ठीक है, तो खड़ी बोली है, कन्नौजी, तो इस तरह की अलग अलग भाषाएं हमें देखने को मिलती है। राजस्थान में जाओगे जयपुरी है, मेवाती है, तो इस तरह की जो भाषाएं हैं तो इनको आप स्थानीय भाषाएं कह सकते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं कह सकते हैं। तो कम से कम कक्षा 5 तक जो है बच्चों के शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा, मातृभाषा और स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, मतलब हिंदी या इसकी कोई उपभाषा। फाउंडेशनल स्तर मतलब बच्चा जब उसको विद्यालय में प्री स्कूल में उसका दाखिला करवाया जाता है, एडमिशन करवाया जाता है तो उसकी उम्र 3 साल जो नई शिक्षा नीति में कहा गया है। तो 3 साल से लेकर 8 साल जो 5 वर्ष का जो फाउंडेशनल जो स्तर है, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाए कि आरंभ से ही फाउंडेशनल स्तर पर, ठीक है, 3 से लेकर 8 वर्ष तक, और इसके बाद भी बच्चों की शिक्षा का आधार जो हो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए और मातृभाषा पे विशेष जोर दिया जाए ताकि बच्चे चीजों को जल्दी से सीख सके। ठीक है, भाषा को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली के रूप में पढ़ाया जाए। मनोरंजक मतलब भाषा को जो पढ़ाया जाए, कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, नाटक के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। इसके अलावा संवादात्मक शैली की अध्यापक कोशिश करे कि बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद करे। संवाद मतलब बातचीत करे ताकि बच्चे भी अपने विचारों को धीरे धीरे बोलना सीख सके। तो ज्यादा से ज्यादा संवाद होगा तो बच्चे भाषा को सही प्रकार से बोलेंगे, सही प्रकार से सुनेंगे, सही प्रकार से समझ सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों की जो भाषा जो भी उनको सिखाई जाए एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली के रूप में बताई जाए, सिखाई जाए। भाषा शिक्षण में आरंभ से ही संवाद पर ज्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, शिक्षक कोशिश करे कि बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिले, बच्चों के एक साथ संवाद बनाए और खुद भी बच्चों से बात करे और बच्चों को भी बोलने का बराबर मौका दिया जाए। ठीक है, अगर संभव हो तो
कक्षा 5 के बाद कक्षा 8 तक और उससे भी आगे शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा मतलब हिंदी अथवा इसकी कोई उपभाषा होनी चाहिए। इसके बाद और अगर मान लो 8वीं कक्षा के बाद या 10वीं कक्षा के बाद अगर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या हिंदी भाषा को पढ़ाना संभव ना हो तो क्या करें? फिर भी हिंदी भाषा को या मातृभाषा को या क्षेत्रीय जो भाषा है उसको क्या है कि एक विषय के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए, उसको सिखाया जाए। ठीक है, तो मैं बार बार मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? इसका मतलब है कि चलो देखो, हिंदी भाषा भारत के 9 राज्यों में बोली जाती है। उत्तर मतलब बोली तो सभी राज्यों में जाती है, लेकिन भारत के उत्तर भारत के 9 राज्यों की राजभाषा है। तो यहाँ पर हिंदी की कुछ स्थानीय बोलियां भी हैं। ठीक है, जैसे हम पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं, पहाड़ों में बोली जाती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं बिहार की बात करते हैं, वहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, बुंदेलखंडी है। तो इस तरह से जो अलग अलग जो हिंदी की स्थानीय बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं, अगर संभव हो तो उसमें भी बच्चों को, वो भी बच्चों की शिक्षा का आधार होनी चाहिए, उसमें भी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। और जहाँ पे संभव नहीं है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए या हिंदी भाषा में शिक्षा दी जाए, वहां पर हिंदी भाषा कम से कम एक विषय के रूप में तो बच्चों को पढ़ाई जाए। ठीक है, केंद्र विभिन्न राज्यों को त्रिभाषा सूत्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिसमें हिंदी भाषा देश भर में व्यापक स्तर पर विकसित हो सके। ठीक है, तो केंद्र सरकार ये कोशिश करेगा कि राज्यों को कहे कि आप 3 भाषा जो नीति है उसको अपनाओ, मतलब पहली भाषा मातृभाषा, दूसरी हिंदी या इंग्लिश, और तीसरी, ठीक है, जो पहली और दूसरी भाषा के रूप में ना पढ़ाई जा रही हो। ठीक है, तो पहली भाषा मातृभाषा, मान लो आप तमिलनाडु में हो, ठीक है, तो आपकी मातृभाषा तमिल, दूसरी भाषा हो सकता है आपको इंग्लिश पढ़ाई जाए और तीसरी भाषा हिंदी। तो ऐसे में अगर हर राज्य 3 भाषा नीति को अपनाएगा तो इससे क्या होगा, हिंदी देश भर में व्यापक स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार होगा और हिंदी को सब जानेंगे समझेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। जैसे आजकल आप देखो, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सब पर मतलब सभी पर हिंदी भाषा उपलब्ध है। गूगल पे हिंदी भाषा उपलब्ध है। सरकार के जितने भी कार्यालय हैं सब पर जो जानकारी है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाती है। और गूगल पर भी आज भी आप जितने भी ऐप देखोगे तो ज्यादातर जो भी ऐप है वो भी हिंदी में कहीं ना कहीं आपको जो है ज्यादा से ज्यादा ऐप जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। और गूगल पे भी हिंदी भाषा में आपको बहुत सारी सामग्री मिल रही है। ठीक है, तो हिंदी भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाए। आजकल आपको अच्छे ट्रांसलेटर भी मिल जाएंगे, इस तरह के ऐप भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के तहत विद्यार्थियों के समक्ष 3 भाषाओं के विकल्प रखे जाएं, जिनमें से 2 भाषाएं भारतीय भाषा हो। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र जो है माध्यमिक स्तर के लिए है और इसमें 3 में से कम 2 भाषाएं भारतीय भाषा हो और 1 भाषा विदेशी भाषा हो सकती है। माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक इन 3 में से किसी एक भाषा में विद्यार्थियों की दक्षता विकसित की जाए। मान लो कक्षा 6 में आपको 3 भाषाएं मिलती हैं। ठीक है, आप दिल्ली के किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो, आपको पहली भाषा आपको हिंदी मिली, दूसरी भाषा इंग्लिश मिली और तीसरी भाषा आपको मिल गई जर्मन मिल गई, आपको संस्कृत मिल गई। तो 10वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते कम से कम आपको इस काबिल बना दिया जाए 10वीं 12वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते कि किसी एक भाषा में आप पारंगत हो सको, आपको उसके साहित्य का ज्ञान हो सके, तो किसी एक भाषा में आप दक्ष हो सको। ठीक है, सरकार की इस नीति का अनुपालन निजी और सरकारी दोनों तरह के विद्यालय करेंगे। तो इस नीति में क्या कहा गया कि जो सरकार की जो भाषा संबंधी नीति है इसका पालन सरकारी विद्यालय भी करेंगे और निजी विद्यालय भी करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं, मातृभाषाओं में, हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो घरेलू भाषाओं में या मातृभाषाएं हैं, और चाहे हम हिंदी भाषा की बात करें तो इनमें जो सामग्री है, उच्चतर गुणवत्ता वाली जो पाठ्य पुस्तकें हैं इन भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाए। ठीक है,
इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएं कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण माध्यम के बीच कोई अंतराल ना हो, कि मतलब ये प्रयास किया जाए कि बच्चा जिस भाषा में अपने आस पड़ोस में अपने क्षेत्र में बोलता हो, वही जो भाषा है बच्चों की शिक्षा का आधार बने, शिक्षा का माध्यम बने। जहां घर की भाषा में पाठ्य सामग्री उपलब्ध ना हो, वहां पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद की भाषा मातृभाषा बनी रहे। और मान लो अगर ऐसी नौबत आती है कि जो जहाँ पे बच्चों की जो घर में बोली जाने वाली भाषा है, वहाँ उस भाषा में पाठ्य सामग्री जो उपलब्ध ना हो, तो कम से कम शिक्षक ये प्रयास करें कि बच्चों से उस भाषा में जो भाषा बच्चा अच्छे से समझ सके, उस भाषा में बच्चों के साथ संवाद करे, बच्चों को चीजें समझा सके। मतलब एक तरह से हम कहते हैं बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल। ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।